हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कि बायोमोलिक्यूल्स आर ए कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस which forms the basis life, that is they build up of a living system as well as the responsible for their growth। कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली बच्चों कि दे बिल्ड अप ऑफ ए लिविंग सिस्टम, ये बिल्डअप करते हैं लिविंग सिस्टम को, और रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होते हैं? ये ग्रोथ्स के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, दीज और कॉल्ड इज ए बायोमोलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। कि दीज आर ए कोलेक्टिवली कॉल्ड इज ए बायोमोलिक्यूल। तो इनको हम सब क्या बोल सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कि कार्बोहाइड्रेट आर ए ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और ए सब्सटेंस कि दैट विल यील्ड दिस टाइप ऑफ ए कंपाउंड ऑन ए हाइड्रोलिसिस। देखिए ध्यान से कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कह सकते हैं, या फिर वो सब्सटेंस कि दैट विल यील्ड दिस टाइप ऑफ ए कंपाउंड ऑन ए हाइड्रोलिसिस। अब इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब आगे है फर्दर कि कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ए सैकेराइड्स। इसको हम बच्चों सैचराइड्स भी बोलते हैं, सैकेराइड्स भी बोलते हैं। अब वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हाइड्रेट ऑफ ए कार्बन भी कहा जाता है, हाइड्रेट ऑफ ए कार्बन। अब इसका ये जर्नल फार्मूला है जो आपके बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द जर्नल फार्मूला ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों इसका? CxH2 और Y ब्रैकेट में है ये H2O और उसके ब्रैकेट में क्या है? Y है। सो दिस इज़ द जर्नल फार्मूला ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास हमने दिया आपको कि C6H2O और ब्रैकेट में है 6। यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास दो टाइप के बेसिकली फार्मूले बनते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का होगा। सेकेंड जो फार्मूला बनेगा C6H12O6 ये बनेगा फ्रक्टोज का। जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा बेसिकली वो ग्लूकोज वाला होगा, और जो सेकेंड हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है वो फ्रक्टोज होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। कि दीज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ये हाइड्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनो मीन्स क्या होगा? बेसिकली सिंगल। अब देखिए इसकी डेफिनेशन मोनोसैकेराइड्स की कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी गेट हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू ए सिंपलर मोलिक्यूल्स। तो देखो इसको सिंपल सी डेफिनेशन मैंने राइट की आप सभी के लिए कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, ये वो कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी गेट हाइड्रोलाइज इन फर्दर इनटू द सिंपलर मोलिक्यूल, कि जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होगा, फ्रक्टोज किसका एग्जाम्पल होगा, और गैलेक्टोज किसका एग्जाम्पल होगा। तो मोनोसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल हमारे पास किसका है? ग्लूकोज का है, सेकेंड फ्रक्टोज का है, थर्ड कौन सा है बच्चों? गैलेक्टोज का है। सो दिस इज ऑल कॉल्ड इज ए मोनोसैकेराइड। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। उसके बाद कि ऑल नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स बिलोंग टू दी डी सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ये डी सीरीज कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने हमारे पास मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो बिलोंग करती हैं किससे? डी सीरीज कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? उसके बाद है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ए मोनोसैकेराइड्स की मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मोनोसैकेराइड्स में हैव बिटवीन ये 3 and 8 कार्बन एटम्स। इसमें कितने होते हैं बेसिकली कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है कि बिटवीन 3 to 8 कार्बन एटम्स, कि दोज हैव ए 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंटोज, और 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्सोज। ये सारे कॉमन हैं। अब इस केस में ध्यान रखना क्योंकि जो हमारे पास जो ग्लूकोज वाला होगा बेसिकली वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसको हम बेसिकली क्या लेके चलते हैं?
एल्डोज लेके चलते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि मोनोसेक्राइड की जो यूनिट्स होगी बिटवीन किसके बीच में, कार्बन 3 और कार्बन 8 के बीच में, कि दोज आर ए 5 कार्बन, यदि 5 होते हैं तो उसको हम पेंटोज कहेंगे, 6 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे, ये कॉमनली है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि इफ़ द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, कि इज एन एल्डिहाइड द मोनोसेक्राइड्स इज एन एल्डोज, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज कहेंगे। इफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इज ए कीटोन, यदि कीटोन ग्रुप है कार्बोनाइल का मोनोसेक्राइड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। यदि एल्डिहाइड वाला है तो बच्चों एल्डोज होगा, यदि कीटोन वाला ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। उसके बाद इसकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन की गई है पॉइंट बी की, कि जो एल्डोपेंटोज होता है वो क्या होता है बेसिकली, कि आर ए मोनोसेक्राइड विद एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग ए 5 कार्बन एटम। अब जो एल्डोपेंटोज होगा बेसिकली, इसमें जो मोनोसेक्राइड की जो यूनिट्स होगी विद किसके साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, कंटेनिंग क्या करेगा, ये 5 कार्बन एटम को कंटेन्स करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, जाइलोज और राइबोज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एल्डोपेंटोज। ये एल्डोपेंटोज के एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, एल्डोहेक्सोज क्या होता है, कि आर ए मोनोसेक्राइड्स विद एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग ए 6 कार्बन एटम, कि जो हमारे पास सेक्राइड्स होते हैं उसके साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग करता है 6 कार्बन एटम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज बोलेंगे। अब एल्डोहेक्सोज के अंदर बेसिकली एग्जाम्पल्स हम किसका लेके चलेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज का, और सेकेंड एग्जाम्पल किसका है, गैलेक्टोज का। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कीटोहेक्सोज क्या होता है। अब इस केस में हमने बात करनी है कीटोन ग्रुप की, कि आर ए मोनोसेक्राइड्स विद ए कीटोन ग्रुप कंटेनिंग ए 6 कार्बन एटम, इसमें कितने कंटेनिंग कर रहा है, 6 कार्बन एटम कंटेन कर रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या दोगे बच्चों, फ्रक्टोज दे दोगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाली, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होती है। अब देखते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के बीच में कि क्या डिफरेंस है मोनोसेक्राइड्स का और ओलिगोसेक्राइड का। और फर्दर हमने बात करनी है पॉलीसेक्राइड्स की, कि कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन ए हाइड्रोलिसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड। वो पिछले वाला मोनोसेक्राइड क्या कर रहा था बच्चों, 3 to 8 हमारे पास क्या था, उसके अंदर किसकी बात कर रहा हो, 3 to 8 कार्बन एटम की बात कर रहा था। इसके अंदर क्या है, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होने हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड के अंदर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज और ट्राइसेक्राइड्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओलिगोसेक्राइड। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ओलिगोसेक्राइड्स के। उसके बाद जो डाइसेक्राइड्स होते हैं, इट प्रोड्यूस ए 2 यूनिट ऑफ ए मोनोसेक्राइड, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं किसकी, मोनोसेक्राइड्स की। उसके बाद बात करेंगे बच्चों, जो थर्ड वाला है हमारे पास पोलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ए मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ए मोनोसेक्राइड यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, आर कॉल्ड इज, उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीसेक्राइड। अब इसका एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन एंड गम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीसेक्राइड्स। ये किसके एग्जाम्पल होंगे, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, आर नॉट ए स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट इन टेस्ट में नहीं होते, हैंस दे आर कॉल्ड इज ए नॉन शुगर। तो पॉलीसेक्राइड को हम क्या बोलेंगे, नॉन शुगर बोलेंगे। जो हमारे पास मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड है वो क्या हैं, शुगर हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन शुगर। तो ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो नॉट स्वीट इन टेस्ट होंगे, अब उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए नॉन शुगर। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट में आल्सो बी क्लासीफाइड एज देयर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट की विच रिड्यूस द टोलेन रेजेंट, जो रिड्यूस कर देते हैं किसको, टोलेन रेजेंट को, फैलिंग रेजेंट को, आर कॉल्ड इज ए रिड्यूसिंग शुगर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर के अंदर की जो ऑल मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो क्या होंगे, सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। फॉर एग्जांपल
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ए मोनोसैकेराइड, ये सारे क्या हैं, मोनोसैकेराइड्स होंगे। इसका एग्जांपल है बेसिकली ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मोनोसैकेराइड्स एंड मेल्टोज, दिस इज कॉल्ड इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। सेकेंड है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कि कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी रिड्यूस, जो रिड्यूस नहीं करेगा किसको, टोलन रेजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को, आर कॉल्ड इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों इसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग के अंदर डाइसैकेराइड लाइक इज ए सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स लाइक इज ए स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड उसके बाद हमारे पास है डेक्स्ट्रोट्राइन एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए नॉन शुगर, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल बेसिकली एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है आप सभी स्टूडेंट्स ने। अब हम बात करेंगे बच्चों ग्लूकोज क्या होती है बेसिकली। अब ग्लूकोज के अंदर कि इट अक्कर फ्रेशली इन नेचर एज वेल एज ए कंबाइंड फॉर्म, ये कहाँ से अक्कर होती है, नेचर से भी, एज वेल एज ए कंबाइंड फॉर्म में भी ये पाई जाती है। कि इट इज़ प्रजेंट इन ए स्वीट फ्रूट, इसे ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, स्वीट फ्रूट के अंदर, हनी के अंदर, राइप ग्रेप्स के अंदर, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ए ग्रेप शुगर, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज क्या होती है, ये बेसिकली नेचर से मिलती है, कंबाइंड फॉर्म से मिलती है, इसको हम स्वीट बेसिकली कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्वीट फ्रूट से, हनी से और राइप ग्रेप से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए ग्रेप शुगर भी बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ ए ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसी होती है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि फ्रॉम ए सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब क्या है बच्चों, केन शुगर के माध्यम से, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, सुक्रोज का, C12H22O11, जब इसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आती है, ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज की। ग्लूकोज बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फ्रक्टोज हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा बच्चों, दिस इज ए कीटोन ग्रुप होगा। क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फ्रॉम ए स्टार्च, स्टार्च का फार्मूला क्या होगा बच्चों, C6H10O5। अब इस केस में इसको हम ब्रैकेट में डाल के N लगा सकते हैं, जो स्टार्च के माध्यम से इसको भी हमने वंस क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन आती है, NC6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन आएगी। तो यदि आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज की प्रिपरेशन है वो दो तरीके से की जाती है बच्चों, एक तो सुक्रोज के माध्यम से, सेकंड स्टार्च के माध्यम से, तो ये दोनों प्रिपरेशन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। सेकेंड है हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज, जो लीनियर स्ट्रक्चर बनती है ग्लूकोज की वो कैसी होती है बच्चों, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या होता है, C6H12O6, तो हमारे पास क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड उसके बाद क्या है, CHOH का, OH का 4 है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 क्या है, यहाँ पर 2 एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद CH2OH यहाँ पर 1 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपने देखना है दिस इज ए लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज। अब उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सपोर्टिंग एविडेंस फॉर दी स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग एविडेंस क्या होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन, मतलब एक स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होंगे। कि वैन हीटेड विद HI, जैसे ही हम ग्लूकोज को क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में, ठीक है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट फॉर्म्स, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, एन-हेक्सेन कि विच शोज दैट ऑल ए 6 कार्बन आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन, कि जितने भी कार्बन होंगे बेसिकली 6 कार्बन होंगे वो किसके रूप में जुड़े होंगे, एक स्ट्रेट चेन के रूप में। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है CHO CHOH और ब्रैकेट में 4 है बच्चों और CH2OH। इसी को हम क्या कर देते हैं, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय के लिए हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, एन-हेक्सेन की फॉर्मेशन आएगी। ये भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारे पास बच्चों कि प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास बेसिकली मैंने बताया एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। कि ग्लूकोज रिएक्ट विद, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, टू फॉर्म इज ए, किसकी फॉर्मेशन दे देगा ये, ऑक्साइम देगा, एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव ए साइनोहाइड्रिन, और वो किसकी फॉर्मेशन दे देगा, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन दे देगा। अब इस केस में देखो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला। अब इस केस में आपने जो रिएक्शन करनी है हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, तो यहाँ पर NH2OH भी ले सकते हैं बच्चों, NH4OH भी ले सकते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, वाटर निकलेगा। अब इस केस में जो फॉर्मेशन आएगी आपकी वो क्या आएगी, देखो C के यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा,
C डबल बॉन्ड NOH, और बाकी एज इट इज़ रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज ऑक्साइम बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन की तो रिएक्शन करने से हमारे पास क्या बना बच्चों, बेसिकली ग्लूकोज ऑक्साइम बना। सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो वो भी क्लियर करके दिखाते हैं आपको। सो नेक्स्ट है बच्चों, हमारे पास ग्लूकोज को जब हम किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन आएगी। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CN और उसके साथ क्या है OH। तो CHOH का ब्रैकेट में क्या डालोगे, 4 डालोगे और उसके बाद CH2OH बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर C कि प्रेजेंस ऑफ ए एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप बेसिकली हमारे पास आपको पता ही है CHO ग्रुप होता है। अब इसके अंदर ऑन ए रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक इज ए ब्रोमीन वाटर कि द टोलन रेजेंट और ए फेलिंग रेजेंट ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज इन ए 6 कार्बन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो किस में चेंज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगी। अब देखो सिंपल सी बात है कि यार करोगे आप रिएक्शन किसकी, ग्लूकोज की। हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, ग्लूकोनिक एसिड की, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर COOH आएगा और यहाँ पर CHOH और इसका 4 हो जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद CH2OH2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्लूकोनिक एसिड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम्स में पूछी जा सकती है रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों D वाली कि प्रेजेंस ऑफ ए 5OH ग्रुप। अब OH का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप कि एस्टाइलेशन ऑफ ए ग्लूकोज कि विद एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके साथ कर रहे हैं, विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, टू गिव ए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो वो क्या देगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन आएगी कि विच कन्फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए 5OH ग्रुप। तो ये तो सिंपल मैंने डेफिनेशन राइट डाउन किया आप सभी के लिए कि जब हम प्रेजेंस ऑफ ए 5OH ग्रुप करते हैं तो उस केस में क्या होगा, एस्टाइलेशन होगा किसका, ग्लूकोज का, कि विद किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा, वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन दे देगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला किसका है, सेम एज इट इज़ ग्लूकोज का है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी हमने बच्चों, 5। यहाँ पर क्या लेके चले हम, 5 को कौन सा ग्रुप लिया हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड वाला ग्रुप ले लिया। एस्टाइलेशन हम इसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, CHO, उसके बाद CHOH, यहाँ पर CH और ये O और C डबल बॉन्ड O CH3 का 4 कर दोगे। इस केस में एक केस नीचे आ जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर बन के ये रेडी हो गया इस केस में। अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसलिए नहीं बोलेंगे इनको बच्चों क्योंकि ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने पूरा खोल के लिखा है 5 मॉलिक्यूल को। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें हमने क्या किया कि जो ये पिछले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसके साथ C के साथ डबल बॉन्ड और ये O और ये CH3, इसको अटैच कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर इस कार्बन के साथ। ये जो कार्बन है ना CH, और इसके साथ अटैच कर दिया, सेम एज इट इज़ निचले वाले के साथ अटैच कर दिया। तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, हमारे पास एसीटेट की फॉर्मेशन आ गई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। प्लस क्या निकले, 5 हमारे पास यहाँ पर इथेनोइक एसिड निकल गया। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कि प्रेजेंस ऑफ ए 1 प्राइमरी, मतलब 1 का मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब ऑन ऑक्सीडेशन विद ए नाइट्रिक एसिड and glucose as well as a gluconic acid both yield of a D-carboxylic acid is called as a saccharic acid। उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड बोलेंगे। अब दिस इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखती है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या किया हमने कि ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कि ग्लूकोज एज वेल एज ए ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड ऑफ ए D-carboxylic एसिड। यील्ड किसकी आई, डी कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड। कि दिस इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगा, प्रेजेंस ऑफ ए 1 प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप इन ए ग्लूकोज। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, सेम ग्लूकोज का है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या करोगे, कंसनट्रेटेड HNO3। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस अक्कर हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा COOH और यहाँ पर CHOH और का 4 और COOH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड। तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, हमारे पास सैक्रिक एसिड की फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद बात करेंगे DL नोमेनक्लेचर क्या होता है। अब DL का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली D का मतलब होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L का मतलब क्या होगा, लीवो रोटेटरी।
अब D एंड L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड कॉमनली इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। अब देखो इस केस में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L का मतलब लीवो रोटेटरी, कि बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड कि इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। एक मतलब एक पर्टिकुलर क्या होती है उसकी आइसोमर को शो करते हैं, जिसको हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर कि स्टैंडर्ड फॉर दिस नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम एग्जांपल्स लेके करेंगे यहाँ पर कि ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन 2 एनेंटोमर्स फॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसका एक एसिमेट्रिक कार्बन है और एग्जिस्ट करता है ये किसके अंदर, 2 एनेंटोमर्स फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला है CHO। यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट करेगा COH और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है CH2OH। अब इस केस में आप क्या लेके चलोगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक क्या लोगे आप, लीवो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इस केस में बेसिकली देखिए ध्यान से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है कि द ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट करेगा, उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। यहाँ पर आपने बीच में क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया। अब जब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ग्रुप प्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आ गया, लेफ्ट साइड में, तो वो हमारे पास क्या बन गया, लीवो रोटेटरी बन गया। अब उसके बाद देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को और लीवो रोटेटरी नेचर को किसी भी कंपाउंड की, कि मीन्स दैट ऑफ ए ऑप्टिकली नेचर, जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर होती है कैन बी डिफाइंड एज, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। कि बट रिमेंबर दैट D एंड L हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकली एक्टिव ऑफ ए कंपाउंड, कि दे रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से इस टॉपिक को वंस अगेन फिर पढ़ लीजिए। प्लस वाला साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L वाला साइन हमारे पास माइनस का साइन होगा जो L वाला होगा। अब इस केस में जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर होगी वो किससे डिफाइंड होगी बच्चों, प्लस और नेगेटिव से होगी। बट ये रिमेंबर आपने याद रखना है कि जो हमारे पास D एंड L होगा उसका कोई रिलेशन नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव ऑफ ए कंपाउंड से, सिर्फ वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ओनली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया ये टॉपिक। उसके बाद है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर क्या होती है ग्लूकोज की बेसिकली, तो ये देखिए मैंने पूरा ओपन चेन के अंदर स्ट्रक्चर बनाई है किसकी, ग्लूकोज की। हमारे पास CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होगा नंबर 1 कार्बन के रूप में, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर। अब यहाँ पर एट लास्ट कार्बन OH, तो यहाँ पर ये OH होगा, तो ये क्या है, लास्ट कार्बन क्या है हमारे पास, कार्बन OH ग्रुप है, प्रेजेंट इन दी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, D ग्लूकोज। यदि ये लेफ्ट में होता तो उसको हम क्या बोल देते, L ग्लूकोज बोल देते। तो क्लियर हो गया बच्चों। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ए मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले एल्डोज। एल्डोज का मतलब है कि मोनोसैकेराइड कंटेनिंग ए एल्डिहाइड ग्रुप, की जो एल्डिहाइड ग्रुप है मोनोसैकेराइड वो किसको करेगा, एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप वाले को एल्डोज बोलेंगे और जो कीटो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कीटोज बोल देंगे। अब यहाँ पर कि ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एल्डोज वाइल द फ्रक्टोज इज द एग्जाम्पल ऑफ ए किसका है, कीटोज का है। अब हमारे सामने बच्चों सेम एज इट इज़, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज, तो ये स्ट्रक्चर पड़ी है। अब इस केस में ये स्ट्रक्चर किसकी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रक्टोज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन का ग्रुप आ गया। तो फर्स्ट कार्बन हमारे पास CH2OH और सेकंड कार्बन C डबल बॉन्ड हो गया, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। तो ये क्या बन गया, D फ्रक्टोज बन गया। तो इसको आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है अपनी कॉपी के अंदर राइट करके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों बात की गई है एनोमर्स की। एनोमेरिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। एनोमेरिक का मतलब होता है साइक्लिक फॉर्म, कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और उसको हम एनोमेरिक बोलते हैं। एनोमेरिक के अंदर हमारे पास जो एनोमेरिक होते हैं बच्चों, उसके अंदर सिर्फ जो हमारे पास OH ग्रुप होगा, ठीक है ना, OH ग्रुप की जो फर्स्ट कार्बन वाला है वही चेंज होगा, अदरवाइज सारे ग्रुप क्या रहेंगे, सेम एज इट इज़ रहेंगे। तो देखो हम सबसे पहले किसका फार्मूला लिया, हमने यहाँ पर D ग्लूकोज का ले लिया। D ग्लूकोज के अंदर हमारे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन की यदि बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन के अंदर OH ग्रुप इधर है। अब फर्स्ट कार्बन के अंदर कौन सा है,
OH ग्रुप इधर है, मतलब ये तो राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में है। बाकी सारे ग्रुप क्या होंगे, सेम एज इट इज़ होंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एनोमरिक कार्बन्स बोलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या बना, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बना, और ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज बन गया। तो ये एनोमेरिक फॉर्म है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया बच्चों ये भी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होती है। हावर्थ प्रोजेक्शन का मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पायरान की। पायरान की स्ट्रक्चर ये होती है, तो आप देख लीजिए ध्यान से, पायरान के अंदर यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट कर रही है। अब इसके साथ यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अभी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसकी, अल्फ़ा डी ग्लाइकोपायरनोज की। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों, ये हमारे पास बेस होता है बेसिकली HOH। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन पे H अंदर होगा, OH बाहर होगा। थर्ड कार्बन पे OH अंदर होगा, H बाहर होगा। फोर्थ कार्बन पे H बाहर होगा, OH अंदर ये भी दोनों बाहर होंगे। अब जो 6 कार्बन होगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास 5th कार्बन आ गया। अब 5th कार्बन पे H लगाया और 6 कार्बन पे क्या लगाया, CH2OH लगाया। तो इस केस के अंदर ये तो स्ट्रक्चर होगी किसकी, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरनोज की। सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास के इसकी है बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। अब ये फर्स्ट कार्बन के अकॉर्डिंग की यदि बात करें तो OH यहाँ पर ये चेंज हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा की। तो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। सेकंड कार्बन के अंदर हमारे पास ये H ऊपर है, OH सेम रहेगा। इसके बाद थर्ड कार्बन में भी सेम एज इट इज़ रहेगा जो हमारे पास पहले स्ट्रक्चर में था। फोर्थ कार्बन में भी सेम रहेगा। फिफ्थ कार्बन के अंदर भी हमारे पास सेम रहेगा, और ऊपर क्या लगा होगा, 6 कार्बन के रूप में CH2OH ग्रुप लगा होगा। सिर्फ ये वाला फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा किसके अंदर, अल्फ़ा के अंदर। अल्फ़ा के अंदर ये नीचे की तरफ होगा, बीटा की तरफ ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा डी ग्लाइकोपायरनेज बोल देंगे। अब ये था हमारे पास हावर्थ प्रोजेक्शन। अब उसके बाद हम बात करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ए 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज इज कॉल्ड इज ए पायरानोज स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पायरानोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। जो यदि हम किसकी बात करते हैं, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज की यदि बात करते हैं। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे बच्चों, एनोमर्स क्या होते हैं। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर एनोमर्स क्या होते हैं। कि एनोमर्स आर ए आइसोमर्स कि दैट डिफर इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ए एसिटल और ए हेमी एसिटल कार्बन एटम ऑफ ए शुगर इन इट्स ए साइक्लिक फॉर्म। देखिए एनोमर्स का मतलब क्या है कि एनोमर्स आर ए आइसोमर की वो आइसोमर कि दैट डिफर इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ए, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर होगी किससे, एसिटल से और हेमी एसिटल कार्बन एटम ऑफ ए शुगर से, कि इन्हें साइक्लिक फॉर्म के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल किसका दे सकते हो बच्चों इसके अंदर, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एनोमर्स के हैं। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज की बात करेंगे, सपोर्टिंग एविडेंस हमारे पास है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि डिस्पाइट हैविंग ए एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव एनी 2,4-D DNP टेस्ट। ये 2-DNP जो हमारे पास DNP टेस्ट है उसको नहीं देगा। सेकेंड सिचिव टेस्ट को भी नहीं देगा। इट डज नॉट फॉर्म ए अडक्ट विद ए NaHSO3, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को भी। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो ग्लूकोज होता है बेसिकली ग्लूकोज डज नॉट गिव, किसको नहीं देगा, 2,4-DNP टेस्ट को, सिचिव टेस्ट को, और ये किसको फॉर्म नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि पेंटा एसीटेट ऑफ ए ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, NH2OH के साथ। इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ ए फ्री CHO ग्रुप, क्या होते हैं यहाँ पर, फ्री CHO ग्रुप होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पेंटा एसीटेट ऑफ ए ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, विद NH2OH के साथ। इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ, क्या होता है यहाँ पर, फ्री CHO ग्रुप होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली बच्चों हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। अब इस ग्लूकोज के अंदर बेसिकली हमने एक जो स्ट्रक्चर बनाया आपको, ये स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा अल्फ़ा डी ग्लाइकोपायरनोज का। अब इसके अंदर ये हमारे पास सबसे पहले हमने रिएक्शन किसके साथ कर दी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ नो रिएक्शन। 2-DNP के साथ कर दी या सिचिव टेस्ट के साथ कर दी तो क्या होगी, नो रिएक्शन। यदि हम इसको किसके साथ कर दें, बेसिकली एस्टाइल ग्रुप के साथ कर दें या एसिड क्लोराइड के साथ कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसके साथ तो ये रिएक्शन कर जाएगा बच्चों, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, फर्स्ट के साथ भी, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी और
हमारे पास 6 कार्बन के साथ भी। जब इसकी हम फर्दर रिएक्शन करते हैं किसके साथ, NH2OH के साथ, तो क्या होगी, नो रिएक्शंस अक्कर, कोई भी रिएक्शंस अक्कर नहीं होगी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट बच्चों। उसके बाद है थर्ड पॉइंट कि ग्लूकोज इज फाउंड एग्जिस्ट इन ए 2 डिफरेंट फॉर्म। तो ये डिफरेंट फॉर्म में होता है बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म कि विच इज़ नेम्ड एप ए अल्फा एंड बीटा। यदि हम किसकी बात करते हैं कि बच्चों जो ग्लूकोज होता है फाउंड एग्जिस्ट इन ए 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म कि विच इज़ द नेम ऑफ अल्फा एंड बीटा, कि दे हैव बोथ ए डिफरेंट मेल्टिंग एंड डिफरेंट टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा फॉर क्रिस्टलाइजेशन के लिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रक्टोज की। अब फ्रक्टोज के अंदर बेसिकली हमने किसकी बात करनी है, कीटोन ग्रुप की बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, ये पड़ा है डी फ्रक्टोज का। अब इसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे तो OH ग्रुप लगा है, सेकंड पे क्या लगा है बच्चों, कीटोन ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड O। थर्ड पे हमारे पास H इधर है राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में है। फोर्थ कार्बन पे हमारे पास OH कहाँ पर है, राइट साइड में है, और जो H है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। फिफ्थ कार्बन में हमारे पास OH बच्चों वो कहाँ पर है, राइट साइड में, और H कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। और उसके बाद सिक्स में क्या है, CH2OH। तो अब इसकी भी स्ट्रक्चर बनानी है हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हमारे पास एनोमर स्ट्रक्चर है। अब इस केस में जो अल्फा डी फ्रक्टोज की बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, HO, और जो फर्स्ट कार्बन होगा वो क्या बनेगा, CH2O। ये वाला फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, जो इसके साथ ये कॉम्बिनेट में आ गया वो वाला। अब थर्ड पे HOH होगा, फोर्थ पे क्या होगा बच्चों, OH इधर होगा, इधर ये होगा H, ठीक है ना। ये ध्यान से करना है आपने सभी को। और फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, जाके कार्बन जो सेकंड कार्बन है उसके साथ अटैच हो जाएगी। और उसके बाद सिक्स कार्बन में CH2OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज बोल देंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास जो बीटा वाला होगा बच्चों, तो बीटा फ्रक्टोज के अंदर आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो CH2OH है, सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, OH ग्रुप इधर जुड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। यहाँ पर कहाँ जुड़ा था, ये राइट हैंड साइड के अंदर, बस यही इसका डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड कार्बन में OH इधर है बच्चों, सेम एज इट इज़ OH इधर है। फोर्थ कार्बन में OH अंदर की तरफ है, इसमें भी OH अंदर की तरफ है। फिफ्थ कार्बन के साथ वो सेम है। तो ये सारा पैटर्न सेम है, सिर्फ आपने सेकंड पे जो है यहाँ पर OH कहाँ पर है बच्चों, इनबिल्ट है, अंदर की साइड में राइट हैंड साइड में है, ये कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास एनोमर स्ट्रक्चर ऑफ ए किसकी, फ्रक्टोज की। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रक्टोज। अब हावर्थ स्ट्रक्चर किससे बनती है, बेसिकली फ्यूरान से बनती है। किस केस में, हमारे पास फ्रक्टोज वाले केस में। तो यहाँ पर अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज की स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये पर फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा बच्चों, यहाँ पर CH2OH, ये OH है। सेकंड केस में OH और ये H है, यहाँ पर HOH है, यहाँ पर CH2OH है, और उसके बाद ऑक्सीजन है। अभी ये तो है अल्फा डी फ्रक्टो, ये हमारे पास फ्रक्टोफ्यूरनोज की। अब इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आएगा, बेसिकली बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो CH2OH ग्रुप है ये नीचे आ जाएगा, OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज बन जाएगा। तो यही इसका डिफरेंस है, बाकी एज इट इज़ सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ए डी ग्लूकोज का और डी हमारे पास फ्रक्टोज का। अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप होगा कौन से ग्रुप के अंदर, ग्लूकोज वाले में, और जो हमारे पास फ्रक्टोज वाला ग्रुप होगा उसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, CH2OH C डबल बॉन्ड O। तो ये बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा, बस आपने ग्रुप चेंज करने हैं। तो ये क्या है हमारे पास, फिशर प्रोजेक्शन है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की, और उसके बाद या फिर डी फ्रक्टोज की हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, फिशर प्रोजेक्ट। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड कि मेल्टोज क्या होता है। कि मेल्टोज इज नोन एज ए माल्ट शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। कि इट कंपोज ऑफ ए 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। इसमें क्या होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स होती हैं। और मेल्टोज क्या होता है, माल्ट शुगर इसे कहते हैं। सेकेंड हमारे पास लैक्टोज क्या होता है, कि लैक्टोज इज नोन एज ए मिल्क शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। कि इट इज़ कंपोज ऑफ, इसमें क्या कंपोज होता है बच्चों, गलैक्टोज और ग्लूकोज होता है। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन, स्टार्च क्या होता है, कि इट इज़ द मेन, ये स्टोरेज है किसका, पॉलीसेकेराइड्स का, ऑफ ए प्लांट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ए फॉर ह्यूमन बींग्स। कि इट इज़ द पॉलीमर ऑफ, ये किसका पॉलीमर है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फा ग्लूकोज का। कंसिस्ट ऑफ ए 2 कंपोनेंट, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कौन सा कंपोनेंट होता है, अमाइलोज, और दूसरा कौन सा होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है दिस इज़ ए इनसोलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोलेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन क्या होता है,
कि ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज कि द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ए एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजन। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जो ग्लाइकोजन होते हैं वो पॉलीमर है किसके, अल्फा डी ग्लूकोज के, कि द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ए एनिमल्स, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड होती है एनिमल्स के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर एज किसके रूप में, ग्लाइकोजन्स के रूप में। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है कि इट इज़ एन ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन, किसके बीच में होगी बच्चों, ये ऑक्साइड की लिंकेज है बिटवीन टू और मोर मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में इन ए पॉलीसेक्राइड। अब दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है, पॉलीसेक्राइड यूनिट्स। अब जब उनके बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास अमीनो ग्रुप है NH2, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O और OH होता है, या इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं COOH। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की बात करेंगे बच्चों। अल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि R कोई भी रेजेंट है और CH2 के साथ क्या जुड़ा है, NH2, और उसी सेम कार्बन के साथ अनदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक वाला। तो R को हम क्या बोलेंगे, साइड चेन। तो इसको हम, ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया बच्चों, दिस इज ए अल्फा अमीनो एसिड का, मतलब एक ही कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है और उसी कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अमीनो ग्रुप जुड़ा है। अब इसको हम अल्फा कार्बन बोल देंगे। अब अल्फा का मतलब है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, और आर का मतलब क्या होगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड इज ए रिएजेंट या साइड चेन। अब हमारे पास बच्चों 20 अमीनो एसिड है। अब यहाँ पर मैंने उनको लेटर में डाला है कि 1 लेटर कोड क्या होगा उनका। सबसे पहले हमारे पास है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाला है हमारे पास बच्चों एलेनाइन। एलेनाइन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वाला है हमारे पास वेलेनाइन। अब वेलेनाइन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, V से। अब यहाँ पर मैंने जिसके ऊपर स्टार लगाया है बच्चों, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये वाले सारे क्या हैं, एसेंशियल, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। अब उस केस में नेक्स्ट है हमारे पास लियोसाइन। लियोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, L से। उसके बाद आइसोलियोसाइन, उसको रिप्रेजेंट करोगे I से। उसके बाद 6 है हमारे पास एग्रेनाइन। एग्रेनाइन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, R से। उसके बाद है बच्चों 7th नंबर लाइसिन। लाइसिन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, K से। उसके बाद 8 नंबर है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, उसको E से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास एस्पेरेटिक एसिड, उसको D से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास गुल्टेमाइन, उसको हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एस्पराजीन्स, उसको N से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्यूरोनाइन्स, इसको T से रिप्रेजेंट करोगे। जो 13 नंबर है हमारे पास सिराइन, इसको S से रिप्रेजेंट करोगे। 14 हमारे पास साइटाइन, इसको C से रिप्रेजेंट करोगे। 15 हमारे पास है मिथ्योनाइन, इसको M से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर फिनाइल एलेनाइन, इसको P से रिप्रेजेंट करोगे। 17 है हमारे पास थायरोसाइन, इसको Y से रिप्रेजेंट करोगे बच्चों आप। उसके बाद है ट्रायोफाइटोफान, इसको W से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टाडीन, और इसको H से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलाइन, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिसके ऊपर बच्चों बेसिकली क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये स्टार दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। ये सारे क्या है हमारे पास, एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे। अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी, अमीनो एसिड की। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन ए नेचर ऑफ ए सिंथेसाइज। सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करेंगे कि दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट, जो हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं बच्चों, डाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलेंगे। अब यहाँ पर PVT टीम हॉल, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है बेसिकली। ऊपर मैंने आपको बताया है जो स्टार से हमने बेसिकली रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो P का मतलब क्या होगा, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली ऐसे ही आपने बच्चों T का करना है, विलेनाइन। उसके बाद T हमारे पास है ट्राइपोफान, ठीक है ना। तो ये सारे आपने कर लेने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, PVT टीम हॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दी डाइट के, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये इसकी ट्रिक है बस बेसिकली बच्चों हमारे पास PVT टीम हॉल। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, PVT टीम हॉल।
ये असेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक्स है हमारे पास। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड वाला, हमारे पास नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है कि दीज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एज नोन एज इज ए नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो ये भी कितने हमारे पास 10 अमीनो एसिड हैं नॉन असेंशियल। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दे सकते हो आप, एलेनाइन, ग्लाइसिन और उसके बाद हमारे पास है एस्प्राजीन। तो ये सारे नॉन असेंशियल होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज होते रहते हैं, उनको हम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले है न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होगा कि दीज आर द अमीनो एसिड कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ ए NH2 और COH ग्रुप, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कौन से ग्रुप होंगे, NH2 भी होगा और COH ग्रुप भी होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहेंगे। इसका एग्जांपल आपने क्या लेके चलना है बच्चों, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर COH ग्रुप भी सिंगल है और NH2 ग्रुप भी सिंगल है, तो मतलब दोनों सेम न्यूट्रल हो गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। सेकेंड है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा होता है कि दीज आर द अमीनो एसिड कंटेनिंग मोर COOH ग्रुप देन NH2 ग्रुप से, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास COH ग्रुप है बच्चों वो ज़्यादा मात्रा में है इन कंपैरिजन ऑफ किससे, बेस वाले से। तो इसका एग्जांपल आप क्या ले लोगे, एस्पेरेटिक एसिड ले लोगे। एस्पेरेटिक एसिड के अंदर क्या है, CH2COH ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, सेम एज इट इज CH के साथ आपका COH ग्रुप जुड़ा हुआ और NH2 ग्रुप जुड़ा, मतलब इसमें क्या है कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गए, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड, ये बच्चों इसका रिवर्स हो जाएगा कि दीज आर दी अमीनो एसिड कंटेनिंग मोर, यहाँ पर क्या कंटेनिंग मोर होंगे, NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ किससे, COH ग्रुप से। एग्जाम्पल क्या ले लोगे इसका आप, लाइसिन। अब लाइसिन के केस में इसका एग्जाम्पल क्या है, NH2, C के साथ बच्चों हमारे पास H है और यहाँ पर COH है, यहाँ पर CH2O, ये CH2 का 4 है और NH2, यहाँ पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करना है बच्चों कि अमीनो एसिड आर ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कि दीज आर ए वाटर सोलेबल एंड बिहेव लाइक इज ए सोल्ट, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, सोल्ट की तरह, रादर देन इज ए सिंपल अमाइंस और ए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्विट्राइन्स क्या होते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ज्विट्राइन कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बोथ एसिडिक, अब बोथ एसिडिक का मतलब क्या है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हमने किसकी बात करी बच्चों, COOH ग्रुप की बात करी, एंड बेसिक के अंदर हमने किसकी बात करी, NH2 ग्रुप की बात करी कि इन द सेम मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए COOH ग्रुप कैन बी लूज ऑफ ए प्रोटॉन, जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करेगा, लूज करेगा किसको, प्रोटॉन को, और जो NH2 ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर लेगा किसको बच्चों, प्रोटॉन को, कि गिव राइज इज ए डाइपोलर आयंस। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास अमीनो एसिड का फॉर्मूला है RCH NH2COH। अब जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस जो प्रोटॉन होते हैं उनको लूज कर देंगे, और जो NH2 वाला ग्रुप होगा हमारे पास उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विट्राइन्स। ये हमारे पास ज्विट्राइन्स बन गए, मतलब क्या है कि दो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक की तरफ नेगेटिव आ गया एक तरफ पॉजिटिव आ गया, तो ये डाइपोलर आयंस बन गए। इन डाइपोलर आयंस को हम क्या बोलते हैं, ज्विट्राइन्स। तो क्लियर होगी डेफिनेशन कि ज्विट्राइन क्या होते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप, सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास है, जो COH ग्रुप है वो क्या करेगा बच्चों, लूज करेगा किसको, प्रोटॉन को, और जो NH2 ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा, डाइपोलर आयन की, और उन डाइपोलर आयंस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ज्विट्राइन्स। तो इसकी रिएक्शन है। अब इस केस में देखिए कि NH3 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CO नेगेटिव पे, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया कि दिस इज ए न्यूट्रल बट कंटेन बोथ आर इज ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव और क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब उसके बाद कि ज्विट्राइन्स कैन रिएक्ट विद ए बोथ एसिड एज वेल एज ए बेस, ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पोटेरिक करैक्टर, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्पोटेरिक करैक्टर बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
कि ऑल अल्फा एमिनो एसिड आर ए ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होते हैं बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ग्लाइसिन को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, कि जितने भी हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किसको छोड़ना है? ग्लाइसिन को। क्योंकि बिकॉज देर इज नो कार्बन, इसके अंदर क्या है? नो कार्ल कार्बन इन ए ग्लाइसिन, इसमें कोई भी कार्ल कार्बन नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल क्या है इसका बच्चों? CH हो गया यहाँ पर NH2 और ये ग्रुप। तो इसके साथ कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है? ये कोई कार्ल कार्बन नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पर? ये तो सेम ग्रुप हो गए। तो इसका मतलब क्या है? ये ग्लाइसिन एग्जाम्पल किसका हो गया बच्चों? कि ये नॉन कार्ल का हो गया। ये याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोटीन क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय प्रोटीन? कि प्रोटीन आर ए मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए लिविंग सिस्टम। ये मोस्ट अबंडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लिविंग सिस्टम के अंदर। कि प्रोटीन आर ए पॉलीमर ऑफ ए, किसका पॉलीमर है ये? अल्फा ग्रुप्स का, अल्फा अमीनो ग्रुप्स का। एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये किसके द्वारा कनेक्टेड होता है बच्चों? पेप्टाइड लिंकेज के अकॉर्डिंग ये आपस में कनेक्टेड होता है। तो सिंपल डेफिनेशन कि प्रोटीन आर ए मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए लिविंग सिस्टम। प्रोटीन्स आर ए पॉलीमर, किसका पॉलीमर है ये? अल्फा अमीनो ग्रुप्स का। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये आपस में कनेक्टेड होंगे बच्चों। किस रूप में होंगे? पेप्टाइड लिंकेज के बीच में। अब उसके बाद देखिए कि केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज। उसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड लिंकेज। किसके बीच में होती है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में। और उसके बाद कि वन अल्फा अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ ए अल्फा अमीनो एसिड। मतलब क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो लिंकेज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए पेप्टाइड लिंकेज। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पर नीचे मैंने करके दिखाया हुआ है स्पेशली। तो देखिए हमारे पास एक अल्फा अमीनो हमने एसिड ले लिया। अब ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। अब सेम ग्रुप हमने सेम ले लिया। यहाँ पर भी वही चीज़ है, CH2 NH2, इसको हमने तोड़ के लिख लिया। और ये CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर दिया। तो जो लिंकेज बन के आई वो किसके बीच में बनी? C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए पेप्टाइड लिंकेज। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए अच्छी तरह से कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। क्या लेके चले आप? 2 अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप लेके चले। अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप 2 लिए, आपस में लिंकेज बनाई, वाटर मॉलिक्यूल को निकाला। किसके बीच में लिंकेज बनी? C और NH के बीच में बनी। C और NH के बीच में जो लिंकेज बनी उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों डाई पेप्टाइड्स क्या होते हैं। कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 अमीनो एसिड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड इज ए डाई पेप्टाइड। की कॉम्बिनेशन किसका है? 2 अमीनो एसिड का है। किसके माध्यम से? पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से। उसको हम क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। कि सिमिलरली ट्राई पेप्टाइड मीन्स क्या कंटेन करेगा? 3 अमीनो एसिड लिंक विद ए 2 पेप्टाइड लिंकेज। उसमें क्या होंगी? 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनी। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ ए 10 और मोर देन 10 अमीनो एसिड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज ए पॉलीपेप्टाइड। उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड। अब इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट दे रखा है मैंने बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेना है। कि प्रोटीन इज़ ए पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन हमारे पास क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में है। कि प्रोटीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्मेशन आती है हमारे पास? पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन आएगी। उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी? अल्फा अमीनो एसिड की। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन की। क्लासिफिकेशन करनी है किसकी? प्रोटीन की। कि प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास की टू टाइप्स ऑफ ए बेसिस ऑन देयर मोलिकुलर शेप। हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बच्चों। पहला हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन की। कि वैन ए पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो किसके पैरेलल होगी? रन पैरेलल एंड हेल्ड बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। कि देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो उस केस में क्या बनेगी? एक बेसिकली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस प्रोटीन बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से वंस अगेन फिर कि वैन ए पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो रन पैरेलल होगी एंड हेल्ड टुगेदर बाय। हेल्ड किसको करेगी बच्चों? वो हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड को। अब जो उसकी जो स्ट्रक्चर बन के आएगी उसको एक फाइबर के रूप में होगी। उसको हम क्या बोल देंगे? फाइब्रस प्रोटीन कह देंगे। अब इसके अंदर कि सच प्रोटीन आर इनसोलेबल इन वाटर। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर कि जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? सोलेबल वाटर होते हैं या इनसोलेबल होते हैं? तो बच्चों ये क्या होंगे? आपके इनसोलेबल इन्हें वाटर के अंदर होंगे। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है फाइब्रस प्रोटीन का? वो है केराटिन।
कैराटिन बेसिकली हेयर, वूल एंड सिल्क, इसका एग्जांपल्स मैंने राइट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। एंड सेकंड एग्जांपल है इसका मायोसिन, जो प्रेजेंट करता है किसके अंदर, मसल्स के अंदर। तो याद रहेगा कैराटिन एंड द सेकंड एग्जांपल ऑफ ए मायोसिन, ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट करता है, ये हमारे एयर, सिल्क और वूल के अंदर प्रेजेंट करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस प्रोटीन। सेकंड है हमारे पास बच्चों ग्लोब्यूल प्रोटीन्स। क्या होता है कि द चेन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड कोयल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, जो चेन होगी किसकी, पॉलीपेप्टाइड की, कोयल अराउंड, वो कोयल के अराउंड के रूप में होगी और किसकी फॉर्मेशन दे देगी, वो एक स्फेरिकल शेप की, कि दीज आर यूजुअली सोलेबल इन वाटर। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये सोलेबल है वाटर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन भी कर दिया कि सच प्रोटीन आर ए सोलेबल इन वाटर, ये सोलेबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों इसका, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स, ये इसके एग्जाम्पल होंगे किसके, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ए प्रोटीन कैन बी स्टडी एज ए 4 डिफरेंट लेवल। तो इसकी हमने 4 डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट टर्सरी एंड क्वाटनरी। हर एक लेवल जो होगा मोर कॉम्प्लेक्स देन ए प्रीवियस वन से, हर एक जो बेसिकली होगा, जो प्राइमरी होगा वो सिंपल होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी उससे मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो टर्सरी है वो उससे मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा, एंड जो क्वाटनरी है वो उससे क्या होगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये इसकी 4 स्ट्रक्चर हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन की, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो क्या होगी। देखिए, अब इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन में बी प्रेजेंट, इसमें क्या होगी बच्चों, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट करेंगी, कि ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन इज लिंक टूगेदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए अमीनो एसिड। तो बच्चों इस पर टिक कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के लिए भी, कि यहाँ पर जो हमारे पास की जो प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन में भी प्रेजेंट करेगी। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन के अंदर लिंक होंगे बच्चों टूगेदर इन ए किसके रूप में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए अमीनो एसिड के रूप में। दिस सीक्वेंस ऑफ ए अमीनो एसिड इज टर्म टू दी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। उसको आप क्या बोल दोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन बोल दोगे। क्लियर हो गया बच्चों, कि यहाँ पर जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट करेंगी, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या होगी, लिंक टुगेदर होगी इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए अमीनो एसिड के रूप में। सेकेंड हमारे पास है सेकेंडरी, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन है बच्चों, कि इट रेफर दी, ये क्या करता है, शेप इन विच ऑफ ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी एग्जिस्ट। ये रेफर करेगा किसको, शेप इन ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी एग्जिस्ट। दे आर फाउंड एग्जिस्ट इन 2 टाइप की शेप बनती है इसके अंदर, एक बनती है बच्चों अल्फा हेलिक्स, दूसरी बनती है बीटा प्लीटेड शीट। अब यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे, बीटा प्लीटेड की भी और अल्फा हेलिक्स की भी। हेलिक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोयल के रूप में। अब यहाँ पर देखिए कि दी स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू ए रेगुलर फोल्डिंग ऑफ ए बैकबोन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी क्रिएट होता है, कि जो ये स्ट्रक्चर बन के आती है तो इसके बीच में जो पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो लिंकेज बनती है बच्चों, वो कौन सी बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनती है। किसके बीच में, C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के बीच में, उनको एक एक फॉर्मेशन देते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड की। तो याद रहेगा ये कि दीज स्ट्रक्चर arise to a regular folding of a backbone of a polypeptide chain due to the hydrogen bonding, किसके बीच में बनी, C डबल बॉन्ड O के बीच में एंड NH ग्रुप के बीच में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्फा हेलिक्स। अब अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है NCERT बुक पेज नंबर 423 पे आप देख लेना बच्चों। उसके बाद इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं बच्चों, सभी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, कि बाय ट्विस्टिंग इनटू द राइट हैंड स्क्रू। मतलब किस में ट्विस्ट करोगे आप उसको, राइट हैंड के रूप में, मतलब राइट हैंड स्क्रू के रूप में उसको आप ट्विस्ट कर दोगे, कि दीज हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन किसके बीच में बनेंगे, NH ग्रुप ऑफ ए ईच अमीनो एसिड एंड C डबल बॉन्ड OH ग्रुप के बीच में ऑफ एन एडजेसेंट टर्न्स ऑन दी हेलिक्स। तो ये सिंपल हो गया बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। सेकंड है हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट, इसका फिगर आपको मिल जाएगा NCERT पेज नंबर 423 पर, जो फिगर होगा 14.2। अब इस केस में क्या होगा कि इन ए बीटा स्ट्रक्चर की ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन को स्ट्रेच आउट करना है बच्चों। उसमें हम क्या कर रहे थे, फोल्डिंग कर रहे थे, इसमें हमने स्ट्रेच करना है मैक्सिमम एक्सटेंट जितना हम खींच सकते हैं, कि एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हेल्ड होगी किसके माध्यम से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से, कि द स्ट्रक्चर रिजेंबल द प्लेटेड फोल्ड
ऑफ ए ड्रेपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज ए, उसको जो स्ट्रक्चर बनेगी बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए बीटा प्लेटेड शीट्स बोल देंगे। थर्ड है हमारे पास कि ट्रसरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, ट्रसरी वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी कि इट रिप्रेजेंट ए फर्दर फोल्डिंग ऑफ ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी को वंस अगेन फिर क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो इट गिव्स राइज टू, वो किसकी फॉर्मेशन, सो इट गिव्स राइज टू द टू मेजर मोलिकुलर शेप। अब दो मोलिकुलर शेप निकल के आएंगी बच्चों, एक कौन सी आएगी फाइबर, दूसरी कौन सी आएगी ग्लोब्यूल्स। कि द स्टेबिलिटी ऑफ ए दिस स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, डाइसल्फाइड लिंकेज के ऊपर, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, क्वाटनरी का मतलब है 4। अब द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए सब यूनिट ऑफ ए प्रोटीन, अब ये स्पेशल अरेंजमेंट है किसकी, सब यूनिट ऑफ ए प्रोटीन्स की, कि विच आर कंपोज टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे कि विद रिपीट टू ईच अदर, हम उसने क्या करना है, रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए सब यूनिट ऑफ ए प्रोटीन कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड इज ए क्वाटनरी स्ट्रक्चर, उसको आप क्या बोलोगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो, कि प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, कि विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड इज ए नेटिव प्रोटीन, उसको हम क्या बोलेंगे, नेटिव प्रोटीन। अब व्हेन ए नेटिव प्रोटीन फॉर्म्स, जो हमारे पास व्हेन ए नेटिव फ्रॉम द प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि लाइक इन ए टेम्परेचर चेंज, और एक केमिकल चेंज लाइक इज ए चेंज इन ए पीएच, उसका पीएच में चेंज होना, कि द हाइड्रोजन बॉन्ड आर ए डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें क्या होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, कि ड्यू टू द अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन। देखो सिंपल सी बात है यार, कि प्रोटीन को हम फोल्ड नहीं कर सकते, यदि हम उसको फोल्डिंग करेंगे तो फोल्डिंग करने से उसमें क्या होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। तो वही चीज़ बताई गई कि ड्यू टू द अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन या अनकॉइलिंग ऑफ ए हेलिक्स हैपन, द प्रोटॉन क्या कर देंगे, लूज हो जाएगा उस केस में, यदि हम उसकी फोल्ड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, कि इट इज़ ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड इज ए डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन, इसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जब हम उसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, किसको फोल्ड करेंगे बच्चों, प्रोटीन को, तो जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है रिमेन्स वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, द कोल्यूगेशन, कोल्यूगेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट ऑफ ए एग वाइट ऑन बॉइलिंग अपॉन द बॉइलिंग ऑफ ए एग एंड डीनेचुरेशन इज फॉलोड बाय द कोगुलेशन अक्कर, उस केस में क्या होंगे, कोगुलेशंस अक्कर होंगे, कि द वाटर प्रेजेंट इन ए एग्स गेट एब्जॉर्ब्ड एंड एब्जॉर्ब्ड इन ए कोलिगेटेड प्रोटीन थ्रू इन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके माध्यम से होंगे बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका, कर्डलिंग ऑफ ए मिल्क। तो ये था हमारे पास प्रोटीन वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेसिकली, कि न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ए इनहेरिटेंट कैरेक्टर, कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी लिविंग सेल का वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ए इनहेरिटेड कैरेक्टर का। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि द पार्टिकल ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए सेल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा बच्चों, वो हेरिडिटी के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या होता है बेसिकली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट करता है, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर, कि क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ किसका बना होता है ये बच्चों, प्रोटीन का एंड न्यूक्लिक एसिड का। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होंगे बेसिकली, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम इसकी बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड की, कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हमने हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करके वो किसकी फॉर्मेशन देगा, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस बेस की देगा। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो न्यूक्लिक एसिड को आपने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस बेस, कि नाइट्रोजन कंटेन ऑफ ए हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद बच्चों ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि डीएनए को हम बेसिकली बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस यहाँ पर AGCT।
अब ए का मतलब क्या है यहाँ पर एडेनाइन, जी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों ग्यूनेनाइन, और सी का मतलब है साइटोसाइन, और टी का मतलब यहाँ पर क्या है थाइमिन। तो ये डीएनए की फॉर्मेशन है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास आरएनए है, आरएनए के अंदर क्या होगा बीटा डी राइबोज प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस AGCU। अब देखो आरएनए और डीएनए में सिर्फ क्या डिफरेंस है बच्चों, एक तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास क्या है टी का। जो डीएनए के अंदर बेसिकली जो हम ये पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर थाइमिन पाया जाता है, और इसके अंदर कौन सा पाया जाता है यूरासिल। तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना आपने, डीएनए और आरएनए में यही डिफरेंस है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। बीटा डी यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पर राइबोज है, यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड AGC, टी है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर ये है। तो इसके बेस पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यूरासिल किस में होता है, आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट करता है, थाइमिन प्रेजेंट करता है, बाकी सारे तीनों कॉमन हैं। उसके बाद बच्चों पेंटोज शुगर का, ये पेंटोज शुगर है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर है बीटा डी राइबोज का। तो बीटा डी राइबोज का सेम हमने पीछे वैसे किया था, यहाँ पर ये बीटा डी और 2 डीऑक्सी राइबोज का। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर लेने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद देखिए बच्चों ये स्ट्रक्चर दी गई है आपको अमीनो एसिड्स की, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है एडेनाइन। एडेनाइन की जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास वो किस प्रकार की होगी, इस प्रकार से देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पर N होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये N होगा, इसके साथ H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये फिर डबल बॉन्ड में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये N है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल N बॉन्ड, और इसके साथ NH2 ग्रुप है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास ग्यूनोनाइन का के जिसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास N के साथ ये डबल बॉन्ड है, और इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NH, यहाँ पर ये सेम एज इट इज सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ N के साथ ये डबल बॉन्ड है, इधर ये NH2 ग्रुप आ गया। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपने अपनी कॉपी के अंदर बना के देखनी है, आप देख सकते हो इनको। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। तो ये तो तीनों कॉमन है बेसिकली, एडेनाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन। तो ये तो हमारे डीएनए के अंदर भी होगी, पर डीएनए के अंदर ओनली जो होगा वो थाइमिन होगा, और जो हमारे पास आरएनए के अंदर होगा वो कौन सा होगा, यूरासिल। ये यूरासिल की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे बच्चों न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड मीन्स क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर प्लस क्या होगा, बेस होगा। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ये हमारे पास बेस है, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे H, यहाँ पर क्या है ये H, उसके बाद सेकंड कार्बन पे क्या है HOH है, थर्ड पे HOH है, फोर्थ पे H है, और उसके बाद ऊपर क्या है CH2OH है। तो ये हमारे पास ये है किसका स्ट्रक्चर बच्चों, न्यूक्लियोसाइड का, जिसमें शुगर और प्लस किसकी बात हो रही है, बेस की। न्यूक्लियोटाइड पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट भी जुड़ा होगा और न्यूक्लियोसाइड भी। न्यूक्लियोसाइड के अंदर मतलब क्या है, शुगर प्लस क्या होगा, बेस। अब इसके अंदर जो कार्बन हमारे पास 5 है, 5 के साथ क्या जुड़ा है बच्चों, फॉस्फेट वाला जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट का मतलब क्या है, P डबल बॉन्ड O, और उसके साथ O, और ये O और ये O। ये आपने स्ट्रक्चर देखना है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड की मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट करती है, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। तो देखिए बच्चों इसके अंदर मैनी न्यूक्लियोटाइड मीन्स क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू लॉन्ग चेन ऑफ ए पॉलीमर्स ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर क्या होती है, एक लंबी चेन होती है पॉलीमर्स ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड्स की। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेसिकली, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होगा, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। इस तरीके से आपने याद करना है, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, ये इस प्रकार की ये चेन होगी न्यूक्लिक एसिड की। उसके बाद हमारे पास कि इन ए न्यूक्लियोटाइड कि द बेस इज कनेक्टेड। अब देखो ध्यान से, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो बेस कनेक्ट होगा वो किसके साथ होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ ऑफ ए शुगर, एंड फॉस्फेट इज कनेक्टेड टू दी 5 कार्बन ऑफ ए शुगर के साथ। जो बेस होगा बेसिकली वो किसके साथ अटैच है, फर्स्ट कार्बन ऑफ ए शुगर के साथ, और जो फॉस्फेट है वो कनेक्टेड किसके साथ है बच्चों, 5 कार्बन ऑफ ए शुगर के साथ। जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर बाय ए फॉस्फोडाइजेस्टर। लिंकेज बिटवीन, किसके बीच में भी लिंकेज बनती है बच्चों, ये 5-3 कार्बन एटम ऑफ ए पेंटोज शुगर के बीच में। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो जॉइंट बनता है आपस में, फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज बनेगी, वो किसके बीच में बनेगी, 5 और 3 कार्बन एटम ऑफ ए पेंटोज शुगर के साथ। तो इसका बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो हमने जो डायग्राम बनाया हुआ। तो देखिए बच्चों बेसिकली हमने इसका जो बेसिकली बनाया आपके लिए ताकि आपको पता लगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है,
ये हमारे पास है कार्बन जो शुगर है, पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर को जब हमने प्लस अप किया तो यहाँ पर हमारे पास बेस है, और उसके अंदर हमने किसकी प्रेजेंस में किया, इसको फॉस्फोडाइजेस्टर की प्रेजेंस में लिंकेज बनी। जो लिंकेज बन के आई बच्चों, वो किसके बीच में बनी, 5 डैश कार्बन और 3 डैश कार्बन के बीच में बनी। तो यहाँ पर ये आपने डायग्राम देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जॉइन टूगेदर आपस में जो फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज बनती है वो किसके बीच में बनती है, 5 डैश एंड 3 डैश ऑफ ए कार्बन एटम ऑफ ए पेंटोज शुगर के बीच में, 5 डैश और 3 डैश ऑफ ए कार्बन शुगर के बीच में बनेगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए। अब डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है कि द टू स्ट्रैंड आर ए कॉम्प्लीमेंट्री और ईच अदर, कि बिकॉज ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ ए बेसिस। एडेनाइन फॉर्म इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एडेनाइन है वो बेसिकली क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, विद ए थाइमाइन के साथ। कि वेयर इज ए साइटोसाइन फॉर्म इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, ये ग्यूनेनाइन के साथ बनाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरीके से कर लेना बच्चों। ये भी कि जो ग्यूनेनाइन है हमारे पास वो किसके साथ बनाएगा, देखो ध्यान से, ये साइटोसाइन के साथ बनाएगा। और जो एडेनाइन है बच्चों वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाइमीन के साथ। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। इस केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन आएगी। तो ये हमारे पास है डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए। उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए के केस में क्या बनती है, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है। अब टाइप ऑफ ए आरएनए मॉलिक्यूल्स बच्चों वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, जिसको हम स्मॉल एम आरएनए लिखते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम स्मॉल आर आरएनए लिखते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम टी आरएनए लिखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, कि डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ ए हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ ए जाइनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जाइनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटॉन। ये जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जो न्यूक्लिक एसिड होंगे इज द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। ये प्रोटीन को क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे किसके अंदर, सेल के अंदर। सिंपल है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए केमिकल बेसिस ऑफ ए हेरिडिटी है, मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ ए जाइनेटिक इंफॉर्मेशन। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इज ए प्रोटीन सिंथेसाइज इन दी सेल्स। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद है बच्चों डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की, उसके बाद बात करेंगे आरएनए की। तो डीएनए के केस में क्या होता है कि द शुगर प्रेजेंट इन ए डीएनए इज ए 2-डीऑक्सी और डी पॉजिटिव राइबोज। इस केस में क्या होता है कि द शुगर प्रेजेंट इन ए आरएनए डी और राइबोज होती है। सेकेंड पॉइंट कि डीएनए कंटेन किसको कंटेन करता है, साइटोसाइन एंड थाइमीन को एज ए प्राइमाइडिन्स बेसिस एंड ग्यूनाइन एंड एडेनाइन इज ए प्यूराइन बेसिस। इसके अंदर देखो ध्यान से कि जो साइटोसाइनिन और थाइमीन होते हैं वो क्या होंगे, प्राइमाइडिन्स बेसिस होंगे, और जो ग्यूनाइन और एडेनाइंस होंगे वो क्या होंगे, प्यूराइन बेसिस होंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आरएनए कंटेन इज ए साइटोसाइन और यूरासिल्स एज ए प्राइमाइडिन बेस होगा, और ग्यूनाइन और एडेनाइंस इज ए प्यूराइन बेसिस होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास डीएनए हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। फोर्थ पॉइंट कि डीएनए मॉलिक्यूलर आर ए वेरी लार्ज एंड देयर मॉलिकुलर मास में भी वेरी, किसके बीच में वेरी करता है बच्चों, इसके अंदर 6 × 10⁻6 इंटू दी 16 × 10⁻6 माइक्रो के बीच में। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द कंपैरेटिवली मच स्मॉलर विद ए मॉलिकुलर मास रेंजिंग बिटवीन, किसके बीच में है, 20 से लेकर 40,000 माइक्रो के बीच में। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंस क्या है बच्चों इसका, कि डीएनए हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए रेप्लिकेशन। आरएनए यूजुअली डज नॉट एज ए रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं होते। उसके बाद डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ ए हेरिडिटी इफेक्ट, ये कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी इफेक्ट को। उसके बाद जो आरएनए कंट्रोल करते हैं सिंथेसाइज ऑफ ए प्रोटीन को। उसके बाद नोट, इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों ये भी, कि डीएनए फिंगरप्रिंट इन ए लेबोरेटरी टेक्निक इज कॉमनली यूज टू एस्टेब्लाइज ए लिंक बिटवीन द, किसका लिंक है ये, बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्ट इन ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस का, कि दिस इज़ बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक डीएनए। तो हर एक उसका क्या होगा, इंडिविजुअल का डिफरेंट डीएनए होगा। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर जिसको हमने अपना प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे आप सभी के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।